आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फोर्थ वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ को पढ़ेंगे। न्यूटन्स ने सेकंड लॉ में क्या कहा था, जो उन्होंने F इक्वल टू ma एक स्पेशल केस निकल करके आया था जहाँ पे मास कांस्टेंट है, उसको देखेंगे। और उससे पहले हम लोग यह देख समझने का कोशिश करेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में आखिर क्या डिफरेंस है, आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स ने क्या कहा था फर्स्ट लॉ में। न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल उस पर नहीं इम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो कॉज तो है मोशन का, लेकिन यहाँ पे वह एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दे रहा है कि यदि कोई मोशन हो रहा है तो वह मोशन जो है वह हमें क्या दे रहा है, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दे रहा है, फोर्स के कारण हमें वह पता चल रहा है। लेकिन सेकेंड लॉ में उन्होंने कहा, सेकेंड लॉ में, कि फोर्स जो है वह हमें यहाँ पे कॉज दे रहा है और वह क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दे रहा है। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि एक्सीलरेशन हो गया हमारा, उसका हमारा वेलोसिटी हो गया, तो वह हमें बता रहा है कि कितना एक्सीलरेशन किया, वो क्वांटिटी बता रहा है। तो न्यूटन ने सेकेंड लॉ में यही हमें कहा था कि वह हमें क्वांटिटी प्रॉपर्टी दे करके दे रहा है। कौन? न्यूटन का सेकेंड लॉ। और ये हमें कौन बताता है? फोर्स बताता है। और एक्चुअली में न्यूटन ने सेकेंड लॉ में यह कहा था कि जो भी हमारा मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ कहा गया था। वैसे हम लोग F इक्वल टू ma पे आएंगे, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को समझेंगे, मोमेंटम होता क्या है। और जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे तो उसमें मोमेंटम के बारे में सारा कुछ हम लोग क्लियर उसमें बात करेंगे। तो इससे हम सबसे पहले एक सिनेरियो से हम इसको समझते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक हम टेनिस बॉल लेते हैं और उस टेनिस बॉल पे हम हिट करते हैं और उस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। कितने का? 5 न्यूटन का फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं। 5 न्यूटन का फोर्स इंप्लीमेंट करने पर उसमें एक्सीलरेशन आता है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर सेम टेनिस बॉल पे ही, ये हमारा क्या है? टेनिस बॉल है। इसी टेनिस बॉल पे अब हम थोड़ा सा जोर से हिट करते हैं, मतलब फोर्स हम इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि F इज इक्वल टू 10 न्यूटन हम लगाएं, और अब हमारा एक्सीलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा एक्सीलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फोर्स जो है वह एक्सीलरेशन पे डिपेंड है, कि मतलब अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो एक्सीलरेशन भी हमारा बढ़ेगा। मतलब एक्सीलरेशन जो है वहाँ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो गया? फोर्स से। कि जब कभी भी हम अगर एक्सीलरेशन जो है वो हमारा किस पे हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स पे। यहाँ पे अगर इसका हम ग्राफ बनाए, यहाँ पे हम लिख दें A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। और इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं एक्सीलरेशन वर्सेस फोर्स के बीच में, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जहां पे मास जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा, m इज कांस्टेंट। मास क्या हो गया हमारा? यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। मतलब अगर हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तभी हमारा एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा। यहां से हम यह समझे। अब हम दो बॉल लेते हैं सेकंड सिनेरियो में, कि एक बॉल लेते हैं टेनिस का और दूसरा बॉल लेते हैं फुटबॉल का। एक बॉल लिए टेनिस का और दूसरा बॉल लिए फुटबॉल लिए। निश्चित रूप से फुटबॉल का जो मास होगा वह टेनिस के मास से क्या होगा? ज्यादा होगा। हम टेनिस वाले बॉल पे फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं 5 न्यूटन का, तो इस पे हमारा एक्सीलरेशन आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम फुटबॉल पे फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं और हमें एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही चाहिए, तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से हमें फोर्स ज़्यादा करना होगा, तभी जाकर के हमारा यह फुटबॉल जो है इस एक्सीलरेशन को अचीव कर पाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स जो है वह हमारा क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया मास के। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यदि हम फोर्स वर्सेस मास का ग्राफ बनाएं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कंबाइनिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम क्या लिखेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटने पर यह हमारा हो जाता है K इंटू एम ए, जहां पे K हमारा कांस्टेंट है और F इज इक्वल टू एम ए हमारा, यह एक न्यूटन के सेकेंड लॉ ने कहा कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। मतलब यदि हम मास को इंक्रीज करते हैं तो हमें, और एक्सेलेरेशन को भी इंक्रीज करते हैं तो हमें फोर्स को इंक्रीज करना होगा। इसका मतलब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और एक्सेलेरेशन पे। तो यह एक स्पेशल कंडीशन है इसके लिए, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, कि यह हमारा F इज इक्वल टू एम ए, एक रिलेशन निकल कर के आया फोर्स मास और एक्सेलेरेशन के बीच में। अब हम इसी F इज इक्वल टू एम ए को हम समझेंगे मोमेंटम के कंसेप्ट से। किसके कंसेप्ट से? मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट से, कि कैसे हमारा F इज इक्वल टू एम ए आ रहा है। सबसे पहले हम मोमेंटम को समझेंगे कि मोमेंटम है क्या। एक्चुअली में मोमेंटम हमारे क्वांटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मोशन को बताता है। मोमेंटम के बारे में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मोमेंटम, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी that defines, that it is a physical quantity that define quantitative property of a motion। तो क्या डिफाइन करके हमें देता है? क्वांटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए मोशन। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी में जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे यहाँ पे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो उसका एक्सीलरेशन कितना इंक्रीज किया, तो यह हमें कौन देता है? मोमेंटम देता है। अब मोमेंटम जो है, हम लोग मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और यह होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यदि हम मास इंक्रीज करते हैं तो हमें मोमेंटम भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करना होगा, और यदि वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो हमारा मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। दोनों में से अगर कोई भी इंक्रीज होगा तो हमारा मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मोमेंटम हमारा मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। मोमेंटम दोनों एक साथ अगर हो, दोनों अगर वेरी करे तो यह मोमेंटम वेरी करेगा। मतलब कोई एक कंडीशन नहीं होगा कि हमारा केवल मास पे ही डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है और मास पे भी डिपेंड करता है, और हो सकता है दोनों एक साथ चेंज करेगा तो फिर दोनों पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब इसका अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो मास को हम लिखते हैं यूनिट के लिए, मोमेंटम का यूनिट लिखने के लिए मास को लिखेंगे किलोग्राम और वेलोसिटी को लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो हमारा मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ मोमेंटम दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब समझते हैं ये हमारा F जो है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, वह क्या कहा, F जो है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्या कहा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, कि मोमेंटम जो है वह चेंज करता है। मतलब इनिशियल में कुछ मोमेंटम होगा और उसके बाद कुछ देर के बाद अगर वेलोसिटी गेन कर लेगा तो उसके बाद उसका मोमेंटम कुछ और होगा। तो डेल को हम शो कर रहे हैं चेंज से, डेल यहाँ पे क्या शो कर रहा है, चेंज से, और p जो है मोमेंटम है, कितना चेंज हो रहा है मोमेंटम में। तो इसके लिए हम फिर से एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लेते हैं कि m मास का कोई बॉडी है और वह उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, और कुछ टाइम के बाद उसी मास m का जो वेलोसिटी है वह हो जा रहा है v। क्या हो जा रहा है? v हो जा रहा है, और यह जो टाइम ले रहा है यह v वेलोसिटी गेन करने में वह t टाइम ले जा रहा है। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम को लिखें तो मोमेंटम हमें भी यहाँ पे क्या लिखे थे कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये भी हम देखे थे। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, m इंटू यू हो जाएगा, और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम हमारा m इंटू यू है, फाइनल मोमेंटम क्या, मास इंटू वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा, F इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। तो यहाँ पे हम F क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम,
चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो एफ चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, कोई किसी भी चीज का अगर चेंज होता है तो हम डिफरेंस निकालते हैं उसका, तभी हमें पता चलता है कि वो कितना चेंज हुआ। यदि कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है वेलोसिटी से, और थोड़ी देर के बाद उसका वेलोसिटी अगर 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो कितने का वेलोसिटी चेंज हुआ, 40 मीटर पर सेकेंड का। फाइनल में से इनिशियल को सेपरेट किया। तो उसी तरह से चेंज इन मोमेंटम, स्टार्टिंग में हमारा मोमेंटम क्या था, mu, और फाइनल क्या था, mv। तो यहाँ पे हम चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं pf माइनस टी इनिशियल और अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हमारा pf क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, और इनिशियल क्या था, m इंटू यू अपॉन टाइम। अब यहां से अगर हम m को कॉमन ले लें तो क्या लिखेंगे, m v माइनस यू अपॉन टी। अब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में एक फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से अगर हम u को इस तरफ ले जाए, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और हम यहां से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी जो है, यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, a। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। अब ये एक स्पेशल कंडीशन है कि जब हमारा मास कांस्टेंट रहे, क्या रहे, m हमारा कांस्टेंट रहे, तब ये हम लिखते हैं f इज इक्वल टू ma। और न्यूटन के सेकंड लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन को m मास जो कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मास यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मास कांस्टेंट रहेगा तो 95% क्वेश्चन को हम लोग क्लास 9 के लेवल पर हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारा मास कांस्टेंट रहता है, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सब कर ही लेते हैं। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, न्यूटन ने कहा था कि F इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि F इज इक्वल टू ma वेयर मास इज कांस्टेंट। मास हमारा यहाँ पे वेरी कर सकता है, यहाँ पे क्या कहे, मोमेंटम, यह दोनों पे डिपेंड करता है। मोमेंटम जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर मास हमारा इंक्रीज करे, ये मास डिक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज करे, वेलोसिटी डिक्रीज करे, तो मोमेंटम पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमारा यहाँ पे F इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी जो है वह मास पे भी डिपेंड किया। मास अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या हमारा जो फोर्स है वो हमारे न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो यही तो कहा गया था। ये नहीं कहा गया था F इज इक्वल टू m वेयर m इज कांस्टेंट। यहाँ पे मास कांस्टेंट लेकर के हम लोग एक स्पेशल कंडीशन निकाले F इज इक्वल टू ma। लेकिन जब मास वेरी करेगा, मास इंक्रीज करेगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस चीज को देखते हैं। और मास कब इंक्रीज करता है, उन्होंने कहा था हमें, ये आपको आइंस्टीन ने क्या कहा था कि रिलेटिविटी के कंसेप्ट से उन्होंने लाया था कि मास हमारा वेरी कब करता है, मास हमारा चेंज कब करता है, कि जब वह इस लाइट के स्पीड के अप्रॉक्स उसका वेलोसिटी वह गेन कर लेता है, तो उस कंडीशन में हमारा मास भी चेंज करता है। चेंज करने का मतलब होता है इंक्रीज करना, यहाँ पे डिक्रीज कभी नहीं होता है। जब कभी भी कोई बॉडी लाइट के स्पीड के अप्रॉक्स में पहुंच जाए तो उसका मास इंक्रीज करता है। इस चीज को हम लोग देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था। ये चीज उन्होंने कहा था, एक रिलेशन दिया कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे m नॉट क्या है, m नॉट है कि जब बॉडी रेस्ट में रहता है, मास जब वो कब किस में रहा, रेस्ट में था, वो m नॉट क्या है, मास है, जबकि वो रेस्ट में था। m क्या है, आफ्टर गेटिंग द वेलोसिटी, आफ्टर गेनिंग द वेलोसिटी, आफ्टर फाइनल वेलोसिटी और गेटिंग द वेलोसिटी, आफ्टर गेटिंग और फाइनल वेलोसिटी, कि जब वह वेलोसिटी गेन कर लिया, पा लिया, या फाइनल वेलोसिटी, तब ये हमारा m है। कि जैसे हम स्टार्टिंग में कुछ मास से चल रहे हैं, स्टार्टिंग में भी हम रेस्ट पोजीशन पे हैं, हमारा कुछ मास होगा, मान लेते हैं हम 60 kg के, तो ये हमारा हो गया m नॉट। और जब हम स्पीड किए, मतलब हमें वेलोसिटी आया, और वो वेलोसिटी लाइट के स्पीड के आ गया, 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड, अगर 10⁶ आ गया, तो उस कंडीशन में हमारा मास जो है वो गेन होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये है m आफ्टर गेटिंग और फाइनल वेलोसिटी। और v जो है हमारा, वो वेलोसिटी किसका है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। v क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और c क्या है हमारा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी अगर बॉडी का यदि 10⁶ हो जाए, तो उस कंडीशन में उसका मास जो है वो चेंज होने लगता है। मास क्या होता है, चेंज होता है। अब यदि हम यहाँ पे एज्यूम कर ले कि वेलोसिटी जो है वो लाइट के स्पीड के हाफ हो गया,
तो उस कंडीशन में हमारा मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ये हमारा v का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, c अपॉन 2 का यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर बाय 4c स्क्वायर, c स्क्वायर कैंसिल। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू फाइनली क्या आएगा हमें, m नॉट अपॉन रूट अंडर 4 ऊपर जाएगा तो 2 m नॉट और यहाँ पे हमारा आ जाएगा रूट अंडर 3। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, m का जो वैल्यू है वो निश्चित रूप से m नॉट से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 2 बाई रूट 3 है। इसे हम सॉल्व करेंगे रूट 3 1.732 2 अपॉन 1.732 जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, डेसिमल में ही आएगा लेकिन आएगा, उसे हम m नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि m जो है वो ग्रेटर देन क्या है, m नॉट। देख लीजिए, तो ये हमारा एक आइंस्टीन का जो है वो कॉन्सेप्ट था कि मास हमारा इंक्रीज करता है जब स्पीड लाइट के स्पीड से चला जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले ये देखे कि F इज इक्वल टू ma इज ए स्पेशल कंडीशन फॉर द फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें यह F इज इक्वल टू ma का एक कंसेप्ट आया जहाँ पे मास और एक्सीलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, कि यदि कोई बॉडी पे का मास ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा था, यदि किसी बॉडी का एक्सीलरेशन हमें इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम फोर्स लगा रहे थे। वह हमने फर्स्ट जो सिनेरियो था हमारा टेनिस बॉल और फुटबॉल का, उस कंडीशन से हमने सॉल्व किया कि कैसे हमारा F इज इक्वल टू ma में मास और एक्सीलरेशन जो है वो डिपेंड हो रहा है फोर्स पे। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट से हम लोग समझे कि F इज इक्वल टू ma कैसे आया, कि मोमेंटम को पहले समझे कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम क्या था हमारा, इट इज ए क्वांटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए मोशन। यदि कोई बॉडी मोशन करता है तो उसमें एक एक्सीलरेशन, उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट, उसमें हमारा वेलोसिटी, ये सब चीज हमें देखने को मिलता है। और यह कितना कर रहा है, क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि कितना, हाउ मच, क्वांटिटी प्रॉपर्टी, तो वह हमें मोमेंटम देकर के गया। और यह जो है डिपेंड करेगा उस मास पे भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। यदि केवल मास पे ही डिपेंड करता तो फिर वेलोसिटी, जैसे अगर तो जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यदि कोई दो बॉडी है और उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी, हम लोग समझ गए दो बॉडी और अभी कोलाइड नहीं किया है, बाद में आफ्टर कोलिजन उसके जो मोमेंटम होते हैं वो कंजर्व हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ को, सेकंड को समझ करके थर्ड लॉ पे जाएंगे तो हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक अलग से हम लोग मोमेंटम का पूरा वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें बेसिक न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे और सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।